मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग लोकतंत्र के विकास की चर्चा करेंगे और लोकतंत्र के विकास की चर्चा के पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र हेतु संघर्ष होता है। अभी तक हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं लोकतंत्र की स्थापना हेतु। जैसे देखा कि 1980 के दशक के बाद अगर देखा जाए तो लातिनी अमेरिका में लोकतंत्र की बहाली शुरू हो जाती है और उसके बाद सोवियत संघ का पतन होता है। तो सोवियत संघ के पतन के बाद जो है पूर्वी यूरोपीय देशों में भी साम्यवाद का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और लोकतंत्र की बहाली होती है। इसी क्रम में सन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके 15 गणराज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। 15 गणराज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और अधिकतम देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया के मानचित्र में, पूरी दुनिया के नक्शे में परिवर्तन आ जाता है। इसे क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों का जिक्र करेंगे जहां लोकतंत्र की स्थापना और पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष हुआ। और इस क्रम में हम सबसे पहले नेपाल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेपाल की बात करेंगे। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत का एकदम सन्निकट प्रथम पड़ोसी देश है। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र से हम लोग नेपाल के साथ बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र हेतु किस तरह से संघर्ष किया जाता है। तो इस क्रम में हम जानते हैं कि जो नेपाल है इसमें सब लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे पहला जो कदम उठता है 1948 ईस्वी में नेपाल का पहला संविधान लागू किया जाता है। 1948 ईस्वी में नेपाल का पहला संविधान बनता है और इस संविधान के अनुसार, इस संविधान में यह नियम बनाए जाते हैं कि राजा ही वास्तविक शासक रहेगा, अर्थात नेपाल का वास्तविक शासक राजा रहेगा और वह संविधान के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सन 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र जो है, 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र इस नए संविधान को जब लागू किया गया तथा संसद की पहला चुनाव हुआ 1959 में, राजा महेंद्र ने एक नया संविधान लागू कर दिया। यानी जो 1948 की संविधान थी उसकी जगह पर जब राजा महेंद्र बना तो वह 1959 ईस्वी में नेपाल में एक नए संविधान को लागू करता है और वह नया संविधान लागू करके क्या करता है कि संसद की चुनाव करवा देता है। संसद के चुनाव, यह नेपाल में पहला बार संसद का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र नेपाल में नया संविधान लागू करता है तथा पहली बार संसद का चुनाव होता है। पहली बार क्या होता है? संसद का चुनाव होता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब पहली बार संसद का चुनाव होता है तो उसके तुरंत बाद 1962 में राजा महेंद्र ने ही लोकतंत्र को समाप्त भी कर देता है।
यहाँ लोकतंत्र की स्थापना किया, किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो राजा महेंद्र के द्वारा ही लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में की जाती है। 48 में जो संविधान बना था वह संविधान बना था, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई थी। और 48 में जो संविधान बना था उसमें राजा को ही वास्तविक शक्ति दी गई थी और इस तरह से वहां एक संवैधानिक राजतंत्र था। परंतु जब राजा महेंद्र बना तो राजा महेंद्र 1959 में पहल करता है और संविधान लागू नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है और वह एक नया संविधान बनाता है और संविधान के बाद जो है नेपाल में पहली बार जो है संसद का चुनाव करवाता है। लेकिन वही राजा महेंद्र कुछ दिनों के बाद 1962 में ही लोकतंत्र को समाप्त भी कर दिया। 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने ही लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और इस प्रकार से कहा जाए कि जो लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया यह प्रयास असफल रहा और एक बार पुनः जो कुछ समय के लिए लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में की गई थी बहुत जल्द ही वह समाप्त हो गया। अब इसके बाद लंबे समय तक इसी तरह से राजतंत्रात्मक शासन चलता रहा। नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन चलता रहा लगभग 30 वर्षों बाद, अर्थात 28 वर्ष हो जाता है, तो इसीलिए हमने लगभग 30 वर्ष बाद जब 1990 ईस्वी में नेपाल में फिर से एक बार जन आंदोलन शुरू हो जाता है। लोग लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। जब 1990 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन होता है तो उसका परिणाम यह होता है कि वहां बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तो 1990 ईस्वी में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में एक बार फिर से लोकतंत्र, इस बार किस तरह का लोकतंत्र था? तो बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। जन आंदोलन द्वारा लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में किया जाता है। इस बार बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब कई दल होती है, जैसे भारत में हमारे यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ कई दलें चुनाव लड़ती है, उसी तरह जब कई दलें चुनाव लड़ती है तो उसको बहुदलीय लोकतंत्र कहा जाता है। तो बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में 1990 में किया जाता है और उसके बाद 1991 ईस्वी में नेपाल में संसद का चुनाव कराया जाता है। 1991 ईस्वी में संसद का चुनाव कराया जाता है और इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है। 1991 में जब संसद की फिर से चुनाव कराई जाती है, इस बार बहुदलीय चुनाव होता है, तो इस चुनाव में जो नेपाली कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी को जो है ना कि बहुमत मिलता है और बहुमत मिलने के बाद जेपी कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। तो क्या होता है कि 1991 में हुए संसद की चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला तथा
जेपी कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जेपी कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एक बार फिर से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई और इस तरह से लोकतांत्रिक शासन चलना शुरू हो गया। लेकिन यह शासन भी लंबे समय तक नहीं चला और 1996 ईस्वी में जब लोकतंत्र की, हम कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो गई, लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई, ठीक ना। और उसके बाद नेपाल में जो माओवादी होते थे, 1996 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर हम लोग कहते हैं ना, एमसीसी, वही माओवादी जो माओ त्से-तुंग ने शुरू किया था। तो 1996 ईस्वी में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एक बार फिर से जन आंदोलन शुरू हो जाता है, जन आंदोलन उठ जाता है, जनता की आवाज उठाने के लिए आंदोलन किया जाता है। कब? 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी में यह आंदोलन हो ही रहा था कि तब तक 2001 ईस्वी में नेपाल के इतिहास में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ आ जाता है। क्या होता है कि 1996 ईस्वी में माओवादियों ने राजतंत्र को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच 2001 ईस्वी में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आता है। क्या होता है कि जो 2001 ईस्वी में नेपाल के राजा जो थे उनका नाम वीरेंद्र था। तो राजा वीरेंद्र, 2001 की घटना है, राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या उनके राजमहल में ही कर दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही एक आश्चर्यचकित घटना थी। ये घटना 2001 की है। उस समय हम भी माने पूरी तरह से इस जो है कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हम भी वाकिफ रहते थे। उस समय इतना टेक्नोलॉजी विकसित तो नहीं था। रेडियो पर हम लोग न्यूज सुनते थे। सुबह का समय था, BBC लंदन एक रेडियो चैनल हुआ करती थी, उस पर हमने न्यूज सुना कि राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार राजमहल में सोए रहा, यानी रात को जो सोए तो उसके बाद वे लोग जगे ही नहीं, उनकी हत्या कर दी। पूरे परिवार की हत्या राजमहल में ही कर दिया गया। यह घटना 2001 में घटी। क्या हुआ, राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या राजमहल में कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, राजा वीरेंद्र एवं उनके पूरे परिवार की हत्या राजमहल
में ही कर दिया गया, कर दिया गया। और उसके बाद जब अब तो राजा मारे गए, राजा का पूरा परिवार मार दिया गया, फिर भी अब तो बिना राजा के देश रह नहीं सकता था, तो किसी न किसी को राजा बनाना था। ऐसे में राजा ज्ञानेंद्र बनते हैं, राजा ज्ञानेंद्र बनते हैं। अब राजा कौन बनते हैं? राजा ज्ञानेंद्र बनते हैं। जब ज्ञानेंद्र ने राजा बना तो ज्ञानेंद्र राजा बनने के बाद शासन जो है कि चलने लगा और उन्होंने फरवरी 2005 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस समय कुछ न्यूज चैनल भी, मुझको पूरा याद नहीं है न्यूज चैनलों का नाम, कुछ न्यूज भी चलाए गए थे कि राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या में सबसे बड़ा हाथ राजा ज्ञानेंद्र का ही था। राजगद्दी पर इनकी निगाहें थी और इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जो भी सच्चाई हो, मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं, मैं इसकी पुख्ता गारंटी नहीं लेता हूं, केवल मैंने ये आप लोगों को बताया। उस समय इस तरह की अफवाहें फैलाई गई और 2001 की घटना, उसके बाद कुछ दिन तक राजा रहे ज्ञानेंद्र और कुछ दिन तक शासन करने के बाद फरवरी 2005 में इन्होंने क्या किया, वहां संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया और एक बार फिर से राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी जब ज्ञानेंद्र राजा बने तो फरवरी 2005 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, संसद को भंग कर दिया तथा सरकार को बर्खास्त कर दिया, और इस तरह से एक बार फिर से राजा ज्ञानेंद्र द्वारा नेपाल में स्थापित लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेपाल की स्थिति क्या रही और लोकतंत्र की स्थापना हेतु किस तरह से परिस्थितियां जो है कि कभी इस करवट कभी उस करवट होती रही। लोकतंत्र की स्थापना कभी भी नेपाल में अस्थायी नहीं रह पाया। अभी तक हम लोग जितना पढ़े वो देख रहे हैं। उसके बाद 2008 ईस्वी में जनता के द्वारा जब लोकतंत्र की स्थापना के लिए खूब जो है कि जोरदार जन आंदोलन किया गया, तो इस जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव करा दिया गया। जब जनता ने जो है कि आंदोलन किया, लोकतंत्र की बहाली के लिए राजा ज्ञानेंद्र के सामने मांगे की और आंदोलन एकदम उग्र रूप धारण करने लगा, तब सरकार को झुकना पड़ा, अर्थात राजा को झुकना पड़ा और राजा ज्ञानेंद्र झुके और मई 2008 में संविधान सभा का उन्होंने चुनाव करवा दिया। तो जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप मई 2008 में नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया तथा इस प्रकार नेपाल में जो है ना कि प्रथम गणतंत्र की स्थापना किया गया और नेपाल के प्रथम गणतांत्रिक राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड को चुना गया। जो संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के बाद वहां नए संविधान बनाए गए और नए संविधान के अनुसार वहां गणतंत्र को अपनाया गया और गणतंत्र को अपना करके जब वहां चुनाव कराया गया तो इस चुनाव के अनुसार प्रथम राष्ट्रपति रामवर्धन यादव बने।
प्रथम राष्ट्रपति रामवर्धन यादव, और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रचंड, कमल लाल प्रचंड पूरा नाम था, वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए। और इस प्रकार जो है ना कि एक बार फिर से 2008 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, और उस समय से लेकर के अभी तक नेपाल में लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक जनता को संघर्ष करना है। बार बार लोगों द्वारा संघर्ष किया जाता था, लोकतंत्र की स्थापना होती थी और फिर किसी न किसी राजा के द्वारा उस लोकतंत्र को उखाड़ फेंका जाता था। क्योंकि तब तक मैंने आप लोग पढ़ा तो इसमें क्या देखा कि हर बार लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, लेकिन वो किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, अर्थात शासन प्रमुख के जगह पर राजा हुआ करते थे। और यही कारण था कि कभी कभी राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र को उखाड़ फेंकते थे। लेकिन इस बार 2008 ईस्वी में नेपाली जनता ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया, और वहां के लोगों ने राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की जगह अब गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया, और प्रथम गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना 2008 में नेपाल में कराया गया। और इस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव कराया गया, इसमें रामवर्धन यादव चयनित हुए और वहां के प्रधानमंत्री प्रचंड बने, और नेपाल की पुनर्स्थापना, नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो जाती है। तो ये रही हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल। अब नेपाल के बाद हम एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हेतु किस तरह का संघर्ष रहा। क्योंकि भारत के दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहां भी लोकतंत्र की स्थापना और पुनर्स्थापना के लिए लंबी प्रक्रियाएं चलती रही। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो जब 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत से भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार यह घोषणा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। अर्थात उसी समय पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, और वहां भी भारत की तरह ही जैसे भारत स्वतंत्र होने के बाद लोकतंत्र को स्थापित किया, उसी तरह पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना किया गया। लेकिन पाकिस्तान में अपनाया गया यह लोकतंत्र वहां के जनता को अधिक दिनों तक नहीं मिल सका। क्या होता है कि जनरल जियाउल हक की मृत्यु होती है, और जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। यानी याद रखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना किया गया। लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद जनरल जियाउल हक ने लोकतंत्र की सैनिक तख्तापलट कर दिया, और पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना हो गई। यानी लोकतंत्र को समाप्त करके वहां सैनिक शासन स्थापना किया गया। किसके द्वारा? जनरल जियाउल हक के द्वारा। लेकिन जब जनरल जियाउल हक की मृत्यु हुई 1990 के दशक में, तो एक बार फिर से पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। क्या होता है? जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में 1990 के दशक में पाकिस्तान में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना किया
1990 के दशक में जनरल जियाउल हक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर से एक बार लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन यह लोकतंत्र भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। पाकिस्तान में यह लोकतंत्र भी स्थायी नहीं रह पाया। जिस तरह नेपाल की कहानियां हम लोग पढ़े उससे भी अलग, उससे भी एक विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा पाकिस्तानी जनता को। जब 1990 के दशक में जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई थी पाकिस्तान में, तो जनता बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं रह सकी। और सन 1999 ईस्वी में जनरल एक सेना प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। अर्थात यह स्थापित लोकतंत्र अधिक दिनों तक नहीं रहा और 1999 ईस्वी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। और इस तरह एक बार फिर से पाकिस्तान में सैन्य सरकार की स्थापना हो गई, सेना की सरकार की स्थापना हो गई और शासन के सभी पदों पर सेना के अधिकारियों का अधिकार हो गया। लेकिन वहां की जनता ने एक बार फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ के सैनिक सरकार का विरोध करना शुरू किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हो गया और लोगों द्वारा यह संघर्ष जारी रहा। धीरे धीरे यह संघर्ष उग्र रूप धारण करता गया और पूरा पाकिस्तानी जनता लोकतंत्र के पक्ष में सरकार के विरुद्ध हो गई। अब सरकार के विरुद्ध जनता के इस जनसैलाब को देखते हुए अंततः परवेज मुशर्रफ को लोगों के सामने झुकना पड़ा और इस सैनिक सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा और फिर से एक बार संसद के चुनाव कराए गए। जब संसद के चुनाव कराए गए तो सन 2008 ईस्वी में इस संसद के चुनाव में जो है ना पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के गठबंधन की सरकार सत्ता में आ जाती है। यानी जन आंदोलन के समक्ष परवेज मुशर्रफ की सैनिक सरकार को झुकना पड़ा और 2008 ईस्वी के संसद के चुनाव में पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लिख देते हैं यहां, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार सत्ता में आई। लेकिन ये जो लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में हुआ, यह जितना शांतिपूर्ण तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, उतना शांतिपूर्ण तरीके से इस बार भी पाकिस्तान में जो है ना कि लोकतंत्र की स्थापना नहीं थी। अर्थात यह सत्ता परिवर्तन इतने शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था।
इसमें प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। मुझे पूर्णतः याद है कि मैं रेडियो पर यह न्यूज सुना था कि 2008 ईस्वी में क्या हुआ कि एक सभा को संबोधित करके प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो निकल रही थी। क्योंकि इनको पहले से ही आशंका और संदेह था कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जो है जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे और इनके जान को खतरा है, तो ये बहुत ही सुरक्षात्मक भावना से ही सारे कार्यक्रम को कर रही थी। लेकिन क्या होता है कि जब जनता को संबोधित करके ये निकल रही थी और अपने गाड़ी के पास जाने का प्रयास कर रही थी, उसी समय एक मानव बम के रूप में एक व्यक्ति आया और अपने साथ बेनजीर भुट्टो को पकड़ करके उड़ा देता है और इस प्रकार बेनजीर भुट्टो की हत्या हो जाती है। तो यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होती। तो इस प्रकार से यह जो लोकतंत्र की स्थापना होती है और यहां पर जो है ना कि सैनिक सरकार को हटना पड़ता है, संसद की चुनाव होती है, पीपुल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है। इस बार फिर से लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में हुई और इस लोकतांत्रिक स्थापना में जो चुनाव हुआ और जो परिणाम आया उसने आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली 2008 के चुनाव के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना पाकिस्तान में हो गई। लेकिन आज भी 2008 के बाद आज भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है और वहां लोकतांत्रिक सरकार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी परिस्थितियां तो और विकट है और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में फिर से एक बार सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भारत के दो पड़ोसी देश, एक नेपाल और पाकिस्तान, दोनों की कहानियां देखी कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु, लोकतंत्र के प्रसार हेतु किस तरह से लोगों को कितना लंबा जनसंघर्ष करना पड़ा और बार बार जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र आती गई, लेकिन लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाया। अभी वर्तमान समय में दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन चल रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा पड़ोसी देश बर्मा की बात करते हैं, ठीक ना। किसकी बात करते हैं? म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बर्मा की कहानी लेके चलते हैं कि बर्मा में किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष किया गया। बर्मा की अगर हम बात करें तो 1948 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से आजाद होकर म्यांमार ने भी यानी बर्मा ने भी लोकतंत्र को अपनाया। बर्मा जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यहां भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है और इसी संघर्ष के क्रम में क्या होता है कि 1948 ईस्वी में बर्मा औपनिवेशिक शासन से आजाद होती है। बर्मा भी ब्रिटिश का गुलाम था और 1948 ईस्वी में बर्मा आजाद हो जाता है। जब यहां आजाद होता है तो यहां भी लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, यानी लोकतांत्रिक शासन को बर्मा में अपनाया जाता है। लेकिन यह लोकतांत्रिक शासन बर्मा में भी अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रहता है और सन 1962 ईस्वी में सैनिक तख्ता पलट करके बर्मा से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1948 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से आजाद होकर म्यांमार ने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया। लोकतांत्रिक शासन को अपनाया।
लेकिन यह लोकतांत्रिक शासन बर्मा में अधिक दिनों तक नहीं रहा और 1962 ईस्वी में सैनिक तख्तापलट के द्वारा सैनिक तख्तापलट के द्वारा बर्मा से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहां सैनिक शासन स्थापित हो गया। बर्मा में सैनिक शासन स्थापित हो गया। सैनिक शासन स्थापित हो जाने के बाद वहां भी लोगों द्वारा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष जारी हो गया। लोग लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए और इस संघर्ष का परिणाम हुआ कि सन 1990 ईस्वी में लगभग 30 साल के बाद बर्मा में चुनाव कराए गए। 30 वर्षों के बाद बर्मा में क्या होता है? चुनाव होता है और इस चुनाव में आंग स्थान सूची 1990 में जो 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराया जाता है, इसमें आंग स्थान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त होता है। यानी क्या होता है कि 1990 ईस्वी में लगभग 30 वर्षों के बाद बर्मा में या म्यांमार बर्मा में संसद का चुनाव कराया गया। संसद का चुनाव कराया गया। इस चुनाव में आंग सान सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक, इस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंग सान सूची। लेकिन वहां की जो सैन्य सरकार, जो सैनिक तख्तापलट के बाद सैन्य सरकार की स्थापना हुई थी, उस सैन्य सरकार ने इस चुनाव को और इस चुनाव के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता छोड़ने से वह इनकार कर दिया। उसे चुनाव के परिणामों को मान्यता नहीं दिया और सत्ता छोड़कर हटने से साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार चुनाव होने के बावजूद भी बर्मा में, म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। जितने भी लोकतांत्रिक समर्थक नेता थे, जितने भी लोकतंत्र समर्थक नेता था, उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया या उनको उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। और म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब म्यांमार में कोई भी व्यक्ति सैनिक सरकार के विरुद्ध न तो अपना बयान जारी कर सकता है और न ही कुछ बोल सकता है। और वहां के फौजी सरकार से तंग आकर ज्यादातर लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके अन्यत्र शरणार्थी बनकर जीवन जी रहे हैं। अन्य शरणार्थी बन के मतलब कोई भारत में चला गया, कोई दूसरे देशों में चला गया और वहां शरणार्थी बनकर जीवन जी रहे हैं। ऐसे आप सैकड़ों हजारों लोगों को भारत में देख सकते हैं जो बर्मा से आकर के शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए
आज भी आंग सान सू की अपना अभियान जारी किए हुए हैं। उनके शब्दों को अगर हम ध्यान रखें कि उन्होंने क्या कहा, तो उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों को विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में अर्थपूर्ण जीवन का संघर्ष है। एक बार हम फिर से बता दें, उन्होंने क्या कहा कि बर्मा में जो लोकतंत्र की मुहिम है वहां के लोगों को विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में अर्थपूर्ण जीवन जीने के संघर्ष है। उनके इन प्रयासों के कारण आंग सान सू की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, उनके प्रयासों को मान्यता मिली, और यही कारण है कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील किया है कि बर्मा में लोकतंत्र, म्यांमार में वर्तमान समय में सैनिक तानाशाही सरकार को समाप्ति करने के लिए तथा लोकतंत्र की वहां पुनर्स्थापना के लिए सभी देश बर्मा पर प्रतिबंध लगाए, वहां की सरकार पर प्रतिबंध लगाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन मजबूत होता जा रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार में भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में अभी भी म्यांमार में सैनिक सरकार है। तो इस तरह से हमने भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हेतु जो संघर्ष किए गए, इस संघर्ष को हम लोगों ने देखा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, और एक बार जब इतनी चीजों को जाना और देखा कि लोकतंत्र में किस तरह की विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के कारण ही लोकतंत्र आज दुनिया के अन्य जो है शासन व्यवस्थाओं से लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है, और दुनिया के हर देश अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास कर रही है। इस क्रम में हम लोगों ने कई देशों का उदाहरण लेकर के वहां की कहानियों को समझा कि लोगों के द्वारा, वहां के जनता के द्वारा कितना संघर्ष, कितना प्रयास लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया। कुछ देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो प्रयास किया गया उसमें वे लोग सफल भी हुए, और किसी देशों में लोगों को सफलता भी मिली। तो कुल मिलाकर के आज दुनिया के अधिकतम देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो जब इस तरह से हम देख रहे हैं, तो एक बार हम यह चर्चा करते हैं कि क्या वैश्विक स्तर पर भी लोकतंत्र संभव है, यानी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की चर्चा हम कर लेते हैं कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के विस्तार के चरण में कि कई देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की है। जैसे भारत का एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है। जिन देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई उन सभी देशों में अपनी अपनी सरकार है। ब्रिटेन की सरकार है। तो क्या वैश्विक स्तर पर भी कोई सरकार है क्या? जिस तरह से इन देशों की सरकारें काम करती है, उसी तरह से क्या वैश्विक स्तर पर भी एक सरकार है, दुनिया की भी एक सरकार है, और दुनिया पर भी वह उसी तरह से शासन करती है जैसे अन्य देशों की सरकारें शासन चलाती हैं। ऐसे देखा जाए, यानी भारत की सरकार है तो भारत के लिए कानून बनाती है, नेपाल की सरकार है, नेपाल के लिए कानून बनाती है, और इस देश के सभी अनुषंगिक इकाइयों को उस कानूनों को मानना पड़ता है, और पूरे देश में समान रूप से वो कानून लागू होता है। तो क्या इसी तरह से क्या वैश्विक स्तर पर कोई सरकार है जो पूरी दुनिया के लिए कानून बनाता हो और सभी देशों को उन कानून का पालन करना पड़ता हो, सबको उस कानून को मानना पड़ता हो? अगर हम देखें तो विश्व में ऐसी कई संस्थाएं हमें मिल जाएगी जो आंशिक रूप से इन सभी देशों की सरकार की तरह, जिस तरह से ये इन देशों की सरकारें कार्य करती है, उसी तरह से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं। और ये जो संस्थाएं अथवा संगठन है वह सभी देशों पर और वहां के लोगों पर उसी तरह से नियंत्रण रखने का प्रयास करती है।
इस तरह से एक संस्था को हम उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में किया गया था। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऐसे हम एनसीईआरटी की इस किताब के अनुसार देखें तो अभी हमें इसके सदस्य देशों जो है, सदस्य देशों की संख्या 192 पर। सदस्य देश 192 है। कितने हैं? सदस्य देश 192 है। ठीक। और इस संगठन में के मुख्यतः 6 अंग हैं। इस अंग कितने हैं इसमें? तो टोटल अंग हैं 6 अंग हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला महासभा। महासभा यह पहला अंग है जो जिसमें सभी 192 देश जो है ना, इसमें 192 देशों के प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल होते हैं और सबको अपना एक एक मत देने का अधिकार होता है। और यही महासभा जो है निर्णय के आधार पर जो है ना, बहुमत के आधार पर अपना निर्णय लेती है। और किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए इसी महासभा में संसद के भांति कार्य करती है। इसी महासभा में बैठक होती है और इसमें सभी देशों के सदस्य शामिल होते हैं। यानी 192 सदस्य हैं, 192 सदस्य देशों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट देने का अधिकार होता है और बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद नाम ही बता रहा है कि यह सैन्य स्तर की अंग है। इसमें जो है ना कि ये सुरक्षा के अनुसार काम करती है। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 15 सदस्य देश हैं। सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। और ये जो इसके सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, ये 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदस्य और दूसरा अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है। अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 और इस तरह से कुल मिलाकर के 15 सदस्य देश हो जाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद में हमने क्या देखा कि टोटल 15 सदस्य है। इसमें से 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी है। अगर अस्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनकी हम बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी जो अस्थायी सदस्यों के बाद 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। 2 वर्षों के लिए किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों के चयन किया जाता है। 10 कह रहा है कि इनका चयन जो है महासभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो ये दूसरा अंग था। अब अगर तीसरे अंग की बात करें तो तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक
तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका काम है दुनिया के जो सभी देश है इनमें आर्थिक और सामाजिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना, लोगों में आपसी सामाजिक और आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। इसमें अभी सदस्य देशों की संख्या 54 है। उसके बाद न्यास परिषद। न्यास परिषद का काम क्या है कि जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं या ऐसे राष्ट्र जो अभी अपनी सरकारों की स्थापना, अपने लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की देखभाल करने के लिए, उन देशों पर प्रशासन करने के लिए जो है ना कि न्यास परिषद होती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि यह न्यायालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया है। अगर दो देशों के बीच किसी तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उस विवाद को के समाधान के लिए जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश है। 15 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश है। और अंत में एक सचिवालय है जिसका काम जो है ना, सचिवालय का काम है कि सारी जो है ना कि रिकॉर्ड रखना, सारे निर्णयों और हर तरह के सम्मेलनों का एक लिखित रिकॉर्ड रखना आदि का काम होता है। इसके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसके जो प्रमुख अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी जो हैं, अधिकारी उन्हें महासचिव कहा जाता है। महासचिव कहा जाता है। और सचिवालय का कार्यालय देखा जाए, कार्यालय तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया। तो अब हम ये देखें कि ये तो हम लोगों ने देखा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात जब करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का क्या नियंत्रण रख पाती है जिस तरह अन्य देशों की सरकारें रख सकती। हमारे सामने सबसे बड़ी सवाल यही है कि क्या अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है, ये पूरे विश्व के लोगों पर, देशों पर उस तरह के नियंत्रण रख पाती है क्या जिस तरह किसी देश की सरकारें अपने देश के जनता पर रख पाती हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर हमारा होगा कि ये नहीं कर पाती है। ये संगठन ऐसे नियम जो विभिन्न सरकारों के कामकाज और सीमा तय कर सके उसके लिए दिशा निर्देश दे सकती है, अभी उतनी जो है ना कि बड़े स्तर पर नियम नहीं बनाती जिसको सबको मानना ही पड़े। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्मित एवं विकसित विभिन्न कायदे कानूनों का विश्लेषण करने के बाद, ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यवहार को संचालित करने वाले कायदे कानून ये बना सकती है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने संबंधी नियम बना सकती है। शस्त्रों को नियंत्रण हेतु नियम बना सकती है। और बनाने के बाद अगर हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नियमों को आज भी लागू करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अर्थात आज भी यह विश्व के सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं हो पाता है जिस तरह किसी देश में बनाए गए नियम अपने अनुषंगिक इकाइयों पर लागू हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता और अन्य चीजें आज अभी जो वैश्विक युग चल रहा है इसमें आज एक वैश्विक सरकार के रूप में हम लोग इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन पूरा विश्व आज वैश्विक लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। आज इसके लिए भी संघर्ष बढ़ रहे हैं और हम वैश्विक लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यह अध्याय आज समाप्त हो जाता है। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं और आपको ये चीजें समझ में आ रही हो
और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लाभ उठा सके। और तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।